तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर, जो कि आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव 80 है। आपको करना क्या है ये ध्यान समझेंगे, ठीक है। टोटल कैसे कैसे है ये समझ ले थोड़ा सा, कि सब कोई जानता है कि ऑब्जेक्टिव जो है 80, पर करना कितना है, 40 ही करना है 80, करना कितना है आपका, तो जनरली करना है 40 ही। और कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको कैसे करना है, ये बातों को ध्यान समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कैसा आ रहा है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण, ध्यान समझिएगा सर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है धनात्मक। सबसे पहली बात कि इसका समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। कहने का खैर आप ये भी जाने होंगे कि सबसे पहले कि ये दर्पण है तो कौन है। हम लोग का दर्पण पढ़ना कैसा है, तो गोलीय दर्पण पढ़ना है। दर्पण जो पढ़ना है, कौन सा दर्पण पढ़ना है, तो गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो किसी खोखले गोले का वह भाग, या गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जिन्हें पढ़ना है गोलीय दर्पण दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने दर्पण के, दो प्रकार। एक है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। बातों को ध्यान रखेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा है अवतल दर्पण। दूसरा कंडीशन है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा, आगे बनेगा, या दोनों बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। आप कभी भी जानते हैं कि जो दर्पण है इसके आगे ही बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, कोई भी है इसका जनरली क्या बनता है, तो आगे बनता है। यानी अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो तो दर्पण के क्या होगा, आगे होगा। लेकिन अगर यही कह दे आभासी प्रतिबिंब, क्या आपसे कह दे आभासी प्रतिबिंब कहे, या आपका क्या कह दे काल्पनिक प्रतिबिंब कह दे, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। आभासी कहे चाहे काल्पनिक कहे, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो हो जाता दर्पण के पीछे। कब, जब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब रहता तब। इसके बाद देखिएगा कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। ध्यान समझिएगा। अगर बात कहा जाए तो ये मान लीजिए ऐसे है, ये कह रहा है कि आपतन कोण ये 30 डिग्री है, कल ऐसा बताए थे थ्योरी हम आपका। और क्या, परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। यानी ये रहा आपका परावर्तित किरण, ये वाला, और ये हुआ आपतित किरण, इसके बीच का दोनों का कोण ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। टोटली बात किया जाए तो 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कितना हो जाएगा आपका 60, यानी ऑप्शन डी होगा। ये समझ में आ रहा है। ये रूल है परावर्तन के दो नियम, जो कल होता क्या रहा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर होगा, यानी 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां देखिए एक दर्पण, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से सर। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल, यानी मान लीजिए ये है आपतित प्रकाश, ये है आपतित, इसकी चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी, जो इसका होता है वही इसका होगा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। या देखिए गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। अगर बात करें मूल बिंदु का, तो कोई भी दर्पण हो, मूल बिंदु कहां से लिया जाता है, तो ध्रुव से लिया जाता है। यानी मान लीजिए ये दर्पण है, तो इसको मूल बिंदु कहां से लिया जाता है, तो ध्रुव से, यानी यहां से। और यहां की अगर आगे मापी जाती है तो इधर माइनस, इधर किस में होता है, प्लस में होता है। ऊपर की ओर भी क्या होता है, प्लस में, नीचे की ओर
माइनस में, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस में दूरियां होती है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या समान रहती है? अब आप ही बताएं। मान लीजिए सबसे पहले कि सघन क्या होता है, विरल क्या होता है। तो मान लीजिए कि वैसी कोई दो माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है, वो होता है आपका क्या, विरल। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो होता है विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है वो होता है सघन। अब बताइए, तो ये सघन से विरल में जा रहा है, तो सघन में धीमे था प्रकाश की चाल, और जस्ट विरल माध्यम में गया तो इसका प्रकाश की चाल क्या हो गया, बढ़ गया। इसका प्रकाश की चाल बढ़ गया, यानी क्या होगा, बढ़ता है। कब, जब सघन से विरल में जाएगा तब। लेकिन जब विरल से सघन में जाता तब घट जाता है, यानी उल्टा इजेक्ट रहता है कि विरल से किस में जा रहा है, सघन में जा रहा है, तब होता क्या, घट जाता है। पर सघन से विरल में जा रहा है तो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद देखेंगे अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। ध्यान देखिए, कंफ्यूज करने लायक है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो आपका कौन सी राशि बदलती है, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस कलर का होता है, तो लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस कलर का होता है, लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ कई क्वेश्चन बनता है। बैगनी, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका, लाल का। सबसे कम, यानी लाल का क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है। बैगनी का क्या होता है, तो सबसे कम होता है। अगला कंडीशन, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सर नीले रंग का। ध्यान समझिएगा, ये कई क्वेश्चन है। प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। सबसे अधिक ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का, लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, तो बैगनी का होता है। अगर बात किया जाए कि किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला का। सबसे विचलन अधिक किसका होता है, तो विचलन की बात किया जाए अधिक तो बैगनी, और इसका जबकि तरंगदैर्घ्य अधिक है पर विचलन सबसे कम होता है, किसका, लाल का। और क्या आता है, क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश हो चाहे सूर्य के प्रकाश हो, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बीच वाला कलर कौन सा होता है, तो हरा होता है। बीच वाला कलर कौन सा होता है, हरा। इसमें जो क्वेश्चन बना है ध्यान से देख लेंगे। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल में होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी में होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले प्रकाश का होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, और जो वर्ण विक्षेपण होता है बीच का कलर कौन सा होता है, तो हरा होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी में, सबसे कम विचलन लाल में होता है। इतना क्वेश्चन को ध्यान से याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलेगी, या कौन सी बदलती है, तो बदलती है कौन, तरंगदैर्घ्य बदलती है। क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या है। अगर सेंटीमीटर में हो तो P बराबर होता है 100/F। ठीक है, अगर बात किया जाए मीटर में हो तब P बराबर होता है 1/f। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंस की क्षमता बराबर, तो लेंस की क्षमता बराबर ये लगेगा, यानी 100/50 कट के कितना बार में, 2 डायोप्टर आंसर, यानी 2 क्या हो जाएगा, B होगा। पर यही मीटर में रहता था 1/f होता, ये बातों को ख्याल रखेंगे। यहाँ है तैलीय कागज होता है, क्या होता है सर, तो तैलीय कागज क्या होता है कि जो तेल वाला कागज है वो कैसा होता है, तो पारभाषक होता है। तेल में जो लगा कागज होता है कैसा होता है, तो पारभाषक होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो कहेंगे। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, सबसे कम किस में होती है, तो कांच में होती है। और कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है, 2.25। ध्यान समझेंगे, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वायु में लगभग सेम सेम, कल ही बताए थे। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
कांच में कितना होता है 2 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, परंतु निर्वात और वायु की बात करें तो 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। किसका? तो प्रकाश की न्यूनतम अब किस में होती है तो आप खुद जान सकते हैं किस में होती है, कांच। पर सबसे अधिक पूछ देता है यही, क्या पूछता है? अधिक तो हम निर्वात में करते हैं, वायु में भी नहीं करते, बराबर बोलते हैं ना, लगभग में होता है, पर ज्यादा निर्वात में होता है। यानी आपका आंसर कांच में सबसे न्यूनतम होगा, यानी कम। निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी दृष्टिपटल या रेटिना? क्या नाम है इसका? दृष्टिपटल। कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहां बनता है तो आंख के एक दृष्टिपटल पार्ट होता है, वहीं पर बनता है। नेत्र का पारदर्शी भाग यानी अग्रभाग क्या कहलाता है? नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? तो कॉर्निया होता है। यानी जो आंख में होता है ये काला वाला, यही दान में भी दिया जाता है। अगर किसी को दान में भी देना हो तो कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो ये ब्लैक वाला भाग दान में दिया जाता है। ये बात आप ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि क्या उजला वाला भी दान में दिया जाता है, नहीं। आंख दान में कोई भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमको आंख में दान में देना है, तो किया क्या क्या जाता है कि दान में दे देता है। जब हम लोग मरते हैं तो आंख 1 घंटा 2 घंटा के लिए स्वच्छ रहता है, मरने के बाद वो आंख निकाल कर लेके चला जाता है, ऐसे दान में देता है। न कि जीवित रहते ही आंख में कोई निकाल के दे दे, वैसा नहीं होता है। आंख में दान देने का मतलब कि आप मरेंगे तब निकालने वाला आएगा और आंख निकाल के लेके चला जाएगा, ये दान हुआ। ताकि वैसे जो नहीं देख पाए वो आपकी आंखों की सहायता से कोई देख दे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम आंख दान नहीं देते तो क्या होगा? या तो जो मुस्लिम हुए थे वो गाड़ दिया जाएगा, वो सड़ गल जाएगा, या हिंदू होंगे तो जलाया जाएगा उसको, तो वो क्या होगा? जल जाएगा, यानी बेकाम करा जाएगा। अगर दान में दिया जाए तो शायद कोई अंधे व्यक्ति को देखने योग्य हो जाए आंखों के कारण, यानी कॉर्निया के कारण होता है वो सब। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? ध्यान समझेंगे। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो ज्यादा दूरदर्शिता। कौन सा हो जाएगा? ज्यादा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। ध्यान समझिएगा। ये जो है कौन? निकट। निकट किसके द्वारा होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। निकट जो है अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष किसके द्वारा? तो उत्तल लेंस के द्वारा। यानी बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन? तो ज्यादा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि में निकट का दिखाई देती है पर दूर का दिखाई नहीं देता है। दूर में दृष्टि दोष में दूर के दिखाई देती है पर निकट के नहीं। ज्यादा दूरदर्शी में ना दूर का दिखाई देता है ना नजदीक का, क्योंकि लोग इसमें बूढ़े हो जाते हैं और आइरिस और तरीका काम नहीं कर पाता है इनका। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? रॉड्स जो कोशिकाएं हैं और धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है क्या? तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसमें रॉड्स और कॉन्स नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो रॉड्स और कॉन्स। कॉर्निया, पुतली, लेंस, ये तीनों होता है। क्योंकि इसी के कारण हम लोग ब्लाइंड स्पॉट का मतलब कि कभी कभी कोई जन्म लेता है उसको जन्म से दिखाई नहीं देता है। वे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जन्म होता है और उसी समय से कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो स्पॉट ब्लाइंड यानी ब्लाइंड स्पॉट होता है कि कुछ ऐसे ही व्यक्ति हुआ, जन्म हुआ, उसको कुछ दिखाई शुरू से ही नहीं दे रहा है। क्या उसको बनाया जा रहा है? तो हाँ, उसमें कॉर्निया डाला जाता है उसकी आंखों में ताकि फिर से दिखाई दे सके। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब कोई तार में करंट फॉलो होता है तो तार क्या होता है, धीरे धीरे जो विद्युत ऊर्जा है विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है और तार धीरे धीरे गर्मी होने लगता है। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह? तो कुंडली में। इसमें एमीटर में प्लस माइनस होकवे करता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होकवे करता है, और विद्युत सेल में भी ऐसे होता है सेल, इसमें भी प्लस माइनस होकवे करता है। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बैटरी कहा जाता है। बैटरी ये सेल का सिंबल है। और बैटरी का सिंबल कैसे होता है? तो ये बैटरी होता है क्योंकि इसमें ढेर सारा सेल जुड़ जाता है। ये है सेल, बस एक ही रहेगा, सिंपल सा ऐसे लॉजिक रहेगा, एक प्लस और एक माइनस रहता है। पर ऐसे ज्यादा हो गया तो ये इसको हो जाता है ये बैटरी, और ये क्या हो जाता है? तो ये सेल हो जाता है। ये एमीटर है, इसे विद्युत धारा मापा जाता है यानी इलेक्ट्रिक करंट
जो करंट कितना फॉलो कर रहा है, ये वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है। कितना वोल्ट, वोल्ट से विभवांतर, यानी विभवांतर को किसमें मापेंगे, वोल्ट में। एम्पियर से किसमें मापेंगे, करंट में। करंट को एम्पियर में मापेंगे, ये बात को ख्याल रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के कौन सा बराबर होता है, तो ध्यान से देखेंगे। वाट यानी क्या है, शक्ति मात्रक। शक्ति का क्या होता है, ऊर्जा बटा में समय, यानी जूल प्रति सेकंड। विद्युत हीटर के तार के कुंडली बनी होती है। हीटर देखे होंगे कि इतना लाल हो जाता है हीटर, ठीक है, और ये टेढ़ा टेढ़ा होता है, पर भी गलता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो द्रव्यमांक है बहुत ऊंच होता है। द्रव्यमांक क्या होता है, ऊंच होता है। हीटर का हम तार देखते हैं, ये हीटर का तार इतना लाल हो जाता है, फिर भी वो गलता नहीं है। क्यों नहीं गलता है, क्योंकि उसका जो द्रव्यमांक बहुत क्या होता है, ऊंच होता है। अब द्रव्यमांक उच्च होने के कारण वो गलता नहीं है, अर्थात किसका होता है द्रव्यमांक अधिक, तो नाइक्रोम। वो हीटर में जो तार होता है, लाल लाल पीला पीला देखते हैं, इतना चमकता है, जलता है, फिर भी गलता नहीं है, वो किसका तार होता है, तो नाइक्रोम का तार होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहता है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा का SI मात्रा क्या हो जाता है, तो जूल हो जाता है। बल क्या है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल का SI मात्रा क्या हो जाता है, तो न्यूटन होता है। शक्ति क्या है, तो प्रति इकाई समय में व्यय ऊर्जा की दर, यानी ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। ये तीनों को SI मात्रक में याद रखेंगे, ठीक है। कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ओस्टर ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ओस्टर ने किया था। फैराडे, ये माइकल फैराडे है, ये चुंबक का। एम्पियर है विद्युत धारा। नेल्स बोर है, ये अष्टक नियम का बताए थे। अष्टक नियम का मतलब कक्षा बताए थे 8 के एलिमेंट वाला। चारों का समझ गए, ओस्टर चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में फैराडे, और एम्पियर विद्युत धारा, और नेल्स जो बोर्ड थे अष्टक नियम बताए थे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है। कैसी होती है सर, काल्पनिक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है, तो जनित्र है, यानी जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न किया था। जनित्र हिंदी है और जनरेटर इंग्लिश है, इन बातों को याद रखेंगे। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो ऐसे शून्य होता है। शून्य का मतलब बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे शून्य रहे ऑप्शन में तो शून्य ही होगा। प्रतिरोध उस समय शून्य हो जाता है कब, लघु पतन का मतलब जब शॉर्ट सर्किट तार में होता है, तो उस समय विद्युत धारा बहुत तेज गति से चलने लगता है, जबकि उसमें जो प्रतिरोध होता है बिल्कुल शून्य, यानी बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ऑप्शन में शून्य रहता तो आपका शून्य ही होता बाबू, ये बात को ख्याल रखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है। यूरेनियम से ही नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सूर्य से सबसे कैसे ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य से जो सूर्य ऊर्जा मिलती है सौर प्लेट से। कैसे, सूर्य प्लेट से। सूर्य प्लेट यानी सौर पैनल लगा होता है, सौर पैनल। और जो सौर पैनल है वो सूर्य ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। ये बातों को ध्यान रखिए। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, किसका अर्थ जल होता है सर, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है। हाइड्रोजन H2O वाला बात आप क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अब क्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन कौन करेगा, AgNO3 कॉपर धातु। क्यों, क्योंकि AgNO3 अब प्लस में Cu, अब CuNO3 और Ag क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये बातों को ध्यान रखेंगे। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान समझेगा। ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनेगा। अगर कंपोस्ट बनेगा, खाद यानी ऊर्जा का होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऊष्मक्षेपी हो जाएगा। निम्न में ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें नहीं होती है, तो ध्यान समझिएगा।
ऑक्सीकरण की क्रिया और क्षेपण, इसमें ऑक्सीजन चाहवे करिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भोजन के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन चाहवे करिए, ये तीनों के लिए चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए, और क्षेपण अभिक्रिया के लिए नहीं चाहिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है, कौन ये ध्यान से देखेंगे। इसको बात किया जाता है, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 4 गो, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ये संतुलित है सर। यहाँ देखिए 2 गो पोटेशियम, 2 गो क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन, 3 दूनी 6 गो, 6 गो, ये भी क्या है 2 2 2, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये होगा, कहने का मतलब कि जब 3 संतुलित है तो चौथा डायरेक्टली बात है क्या, असंतुलित हो जाएगा। जब 3 संतुलित है तो चौथा आपका क्या हो सकता है, असंतुलित, फिक्सेबल है वो आपका। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसका पीएच मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कोई अगर लाल से नीला कर रहा है, इसका मतलब कि क्षार है, ध्यान समझिएगा। लाल से कोई भी नीला कर रहा है तो कौन करेगा बाबू, क्षार करेगा। कभी नीला से अगर क्वेश्चन में लाल कहे, नीला से क्या कहे, लाल कहे, तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और क्षार का पीएच मान कभी भी 7 से ज्यादा रहेगा, 7 से ज्यादा। अम्ल का पीएच मान कभी भी 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा। नंबर से यही लॉजिक है इसमें। अब बताइए, लाल से नीला कर दे रहा है, इसका मतलब कि क्या है, लाल से नीला तो क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से कभी भी अधिक। ऑप्शन में देखिए 7 से अधिक क्या दिख रहा है आपको, तो 7 से अधिक क्या है, 11 दिख रहा है, 7 से अधिक 11, यानी ऑप्शन बी होगा। कंफ्यूजन हो तो कहेंगे आप। यशद पुष्प क्या है, तो जिंकाइट यानी जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है, इसको यशद पुष्प कहा जाता है, बातों को ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल सही है। कोई कोई ये कह देता है जिंक सल्फाइड बिल्कुल गलत है, जिंक क्लोराइड भी गलत है, जिंक सल्फेट भी गलत है। यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जेडेनो। निम्नलिखित में कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, चूने के पानी को कौन सा दूधिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है, मधुमक्खी किसी को मारती है तो या तो फूल जाता है, नहीं तो थोड़ा सा लहर टाइप का देता है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। जो मधुमक्खी का ये डंक होता है, मारने पर लहर जैसा हमको महसूस होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल का एक नाम है फॉर्मिक अम्ल। उसी के कारण जब मक्खी का डंक गड़ता है किसी मानव शरीर या किसी भी शरीर में, तो लहर या थोड़ा सा सूजन वगैरह फूल जाता है, किसके कारण, तो फॉर्मिक अम्ल, या इसका नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल। इसके बाद क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। और ये क्या होता है, जिप्सम का CaSO4, ध्यान समझिएगा, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का है, बातों को ध्यान रखें। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण बनाता है, ध्यान समझिएगा, क्या बनाएगा सर, लवण बनाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके देते हैं, फास्फोरस, क्योंकि इसमें 5 होता है। ठीक है, सोडियम में 1 ही होता है, एल्युमिनियम में कितना होता है, 3 होता है, इसमें 4 होता है। तो कौन ज्यादा है भाई, तो ज्यादा कौन है, फास्फोरस ज्यादा है। ठीक है, ये सिलिकॉन है, ये एल्युमिनियम है, ये सोडियम है। ठीक है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट की बात करें तो कॉपर, क्यूप्राइट किसका है, तो कॉपर का। पारा का पायराइट होता है। ठीक है, जिंक का जिंक सल्फाइड, एल्युमिनियम का क्या होता है, बक्साइट होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है आपका, तो बक्साइट। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, क्यों, क्योंकि इसका 2 होता है 6, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है 8, तो इसका 2 और क्या हो जाएगा 6, कितना इसको 8 पूरा करने में लगेगा, 2 माइनस में होगा, तो माइनस प्लस नहीं है, सिर्फ 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 होगा सिर्फ। कुछ कंफ्यूजन हो तो कहेंगे आप। गंधक की परमाणु संख्या क्या होगी, गंधक कहने का मतलब क्या, सल्फर। गंधक का एक और नाम क्या है, सल्फर है। तो सल्फर की परमाणु संख्या क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 14 पे क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है। फास्फोरस पे क्या होता है,
सल्फर होता है। फास्फोरस यानी 15, सल्फर 16 होता है। 17 में कौन होता है? क्लोरीन होता है। बात को ख्याल रखिए। अभिक्रियाशील, ध्यान समझिए, समूह CO को कहते हैं तो कार्बोनिल कहते हैं। CO को क्या कहा जाता है? तो कार्बोनिल होता है। CO यानी क्या हो जाता है? कार्बोनिल। वेल्डिंग में कौन सा होता है? तो एथाइन का यूज किया जाता है। ठीक है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग के सदस्य है। कार्बन कहने का मतलब किस वर्ग के? 14वें वर्ग के। ठीक है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संबंध होता है? तो ये गलती मत करेगा, 3 होता है। ऐसे होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक संबंध होते हैं? तो 3 वाला। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? सबसे पहले क्या हम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से हैलोजन तत्व होते हैं। हैलोजन तत्व का हम क्या बताए थे? फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। फिर का मतलब होता है F, कल का मतलब होता है Cl, बाहर का मतलब Br, आई का मतलब आई, अंटी का मतलब At। यानी F का मतलब फ्लोरीन होता है, Cl का मतलब क्लोरीन होता है, Br का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, At का मतलब एस्टेटिन। ये जो है हैलोजन तत्व है। इसमें सबसे, ये कौन सा तत्व है? तो हैलोजन है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आवर्त 7, वर्ग 18। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? पोटेशियम की बात करें तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 1, यानी इसकी संयोजकता कितना होगा? तो 1 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितना? 18। अभी बात किया गया आपका। निम्नलिखित में किस तत्वों के कौन से जो है धातु है? धातु कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। 12 दूनी 24 यानी 12 जो है क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फ्लोरीन है, ये गैस है। ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि कार्बन है। कार्बन क्या होता है? गैस होता है। 8 है, ये क्या है? 8 का कहने का मतलब ऑक्सीजन, ये भी गैस है। ये कार्बन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ये गैस है, तो धातु कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। यानी Mg लिख सकते हैं डायरेक्टली आपका, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? वन फिर कौन, यानी जो कागज होता है लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी यानी कहने का मतलब क्या? वन हो जाएगा। बातों को ध्यान समझ रहे हैं। लाख उद्योग नहीं हो पाएगा, टिम्बर नहीं होगा, पर जो वन से होता है कागज उद्योग होगा, क्योंकि कागज लकड़ी से बनता है। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक ठीक जड़ों के समीप पहुंचाने के लिए कौन सा तकनीकी का यूज किया जाता है? तो टपकन सिंचाई। कौन सा सिंचाई? टपकन सिंचाई। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तराखंड में 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था? तो जो पेड़ था, पेड़ पे महिलाएं क्या हो थी? चिपक जा रही थी। ठीक है, ताकि पेड़ को काटा न जाए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में कौन सी? तो मृतपोषी या मृतजीवी कह सकते हैं। मृतपोषी या, अब मान लीजिए मृतजीवी नहीं है तो मृतपोषी, दोनों बातें की हैं। मृतजीवी कहिए चाहे मृतपोषी कहिए, दोनों का दोनों क्या आपका वही है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ठीक है, कौन सा? तो जैविक प्रक्रम, मृत घास पत्ते, ये जैविक प्रक्रम द्वारा होने वाला अपघटित पदार्थ है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से, पचने का मुख गुहा से। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैडिबुलर लार ग्रंथि, ये बातों को ध्यान रखेंगे। और एक होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाते हैं हमारे मुंह में। कौन कौन? पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल। लार का काम क्या है हमारे से? मुंह में लार का काम है भोजन को सानना। भोजन को क्या करता है? लार सानता है। दूसरा कार्य क्या है इसका?
तो लार का काम है कि मुंह को हमेशा नमी बनाए रखना, मुंह सूखने नहीं देगा। किसका काम है ये? लार का काम है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, तो सजीव में श्वसन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है, प्रजनन भी, यानी सभी होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा। किण्वन क्रिया होती है, किण्वन किस में होती है? तो ईस्ट में। असर हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा वाला इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा वाला क्या होता है? तो हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन से हमें याद आ रहा है, मुकुलन सुनना रहा है भाई। मुकुलन मतलब मुकुल, और मुकुल कहने का मतलब कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बड। समय हम क्या कर रहे हैं? अब ज्यादा नहीं कहेंगे, टी कहेंगे, टी से समझ जाना है, टी से समझ जाना है कि टी से क्या होता है। मुकुलन समझ में आ रहा है, और किसके लिए है वो समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो मुकुलन यानी मुकुल, ठीक है। हाइड्रा में मुकुल होता है, अमीबा में खंडन भी होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ईस्ट होगा। किण्वन में क्या होगा? ईस्ट। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन में सर अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ये बातों को ध्यान रखेंगे। एक वायवीय होता है और दूसरा अवायवीय। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज। वाष्पोत्सर्जन जल कहाँ से पेड़ पौधा से निकलता है? तो पत्ती से निकलता है। कहाँ से निकलता है सर? पत्ती से निकलता है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव जो हृदय है किस तंत्र का भाग है? तो परिसंचरण तंत्र का भाग है। परिसंचरण का मतलब कि हृदय जो है, ये भी पूछता है कि हृदय में कई गो भाग होता है? 4 गो भाग होता है। हृदय में कई भाग कौन कौन? दाया अलिंद और नीलय, बाया अलिंद और क्या होता है? नीलय होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा सहायक होता है आपका? तो ध्यान समझिएगा, फाइब्रिनोजिन होता है, प्राथोबिन होता है, हिपैरिन होता है। हिपैरिन, ये 3 चीज। एक होता है रक्त पटिकाणु। ये चारों जो है, भले इसमें आपको दिया है एक, पर चारों नाम आ जाए कहीं तो ये रक्त को थक्का बनाने वाले, मतलब किसी कारण बस हाथ किसी का कट जाता है या पैर कट जाता है तो ब्लड बंद हो जाता है कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि चारों चीज हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अगर जिसमें इन सब की कमी हो तो ब्लड उसका बंद नहीं होता है जल्दी, वो क्या होता है? ब्लड चालू रहता है बहना। और ये बीमारी है जिसका थक्का नहीं जमता है। थक्का का मतलब कि ब्लड कट गया किसी का शरीर और ब्लड बंद नहीं हुआ, ये बीमारी है उसका। और जिसका बंद होता है उसी का ठीक है, यानी उसमें फाइब्रोजिन, प्रेथोबिन, हिपैरिन और रक्त पटिकाणु उसमें क्या है? मौजूद है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो कहाँ? सभी में रहते हैं, यानी छालों में भी रहते हैं और कोशिकीय कोशिकाओं में, पत्तियों में भी रहते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया। NH3 को क्या कहता है? अमोनिया। ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है? तो ब्रिक का प्रधान कार्य है क्या? उत्सर्जन। ब्रिक उत्सर्जन करता है, यानी रक्त को सप्लाई भी करता है, ठीक है। इन ब्रिक यानी कहने का मतलब किडनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किडनी। किडनी कहने का अर्थ है इसको गुर्दा भी कह सकते हैं। किडनी यानी गुर्दा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ये मनुष्य का हार्मोन है। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो एथिलीन। फल किससे पकता है? एथिलीन। ऑक्सीजन से वृद्धि होता है, जिब्रेलिन से वृद्धि होता है, ठीक है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी। सर क्या हो रहा है इसका? कितना जोड़ी होता है? तो 12 जोड़ी होता है। ध्यान समझिए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एंड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा? तो एंड्रिनल द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि? देखो, हाइड्रा में बताएं, हम बार बार पूछता है, ये मुकुलन होता है। हाइड्रा में किसमें होता है? मुकुलन। पुष्प में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? पुष्प में नर को क्या कहता है? पुंकेसर। पुष्प में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और मादा को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है। मादा को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर।
शुक्राणु किस में बनता है? तो शुक्राणु किस में बनता है? तो वृषण में। अंडाशय अंडाणु में बनता है। अंडाणु, अंडाणु कहाँ? अंडाशय। शुक्राणु कहाँ? वृषण में बनता है। ये शुक्राणु जो है ये नर भाग है, नर जनन अंग है, और अंडाणु की बात करें तो ये मादा जनन अंग है। ठीक है, जो जनन चैप्टर में पढ़ना था आपको। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था सर। और क्योप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक जीवाश्म है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियां के नख थे। इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। इसमें से सभी। तो आपका क्या हो सकता है? सभी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? कौन प्राणी लिंग बदल सकते हैं? तो घोंघे। घोंघे अपना क्या कर सकते हैं? लिंग बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से सभी। यानी जल मंडल भी आ सकता है, स्थल मंडल भी, और क्या आ सकता है? वायुमंडल भी आ सकता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो जो मेढक है आपका कौन सा है? तो द्वितीयक है। मेढक किस प्रकार का? द्वितीयक। ठीक है। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो डीडीटी। डीडीटी जो है एक पाउडर के रूप में भी आता है।